नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम क्या कर रहे थे, भाग नंबर 5 हम कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर हमने कल 127 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। भाग नंबर 5 जब मैंने आपको शुरू करवाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी भी, भारत के संविधान का अगर सबसे बड़ा भाग माना जाता है तो वो कौन सा भाग माना जाता है? भाग नंबर 5 माना जाता है। इसके अंदर अनुच्छेद हैं, 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद हैं इसके अंदर। ठीक है, कल हमने पढ़े थे 120 से लेके 127 तक अनुच्छेद कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे 128, यानी 127 से आगे शुरू करके 140 तक भी क्या कुछ था इन अनुच्छेदों के अंदर। आइए चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 128। 128 के अंदर देख लेना क्या बात हो रही है। इसके अंदर क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सबसे पहले आपको सेवानिवृत्त का पता होना चाहिए। सेवानिवृत्त कौन से न्यायाधीश होते हैं जो अपना कार्यकाल कार्यकाल कितना होता है इनका? ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष की आयु होती है ना, मैंने आपको बताया था। तो जो न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के पूर्ण या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और उसके बाद क्या हो चुके हों, रिटायर्ड हो चुके हों, उनके बारे में ये बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो देख लेना। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये क्या है हमारा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, या जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से आहर्त हो। इस बात का क्या मतलब होता है? ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है जो व्यक्ति, क्या बात कर रहा है, जो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या तो वो उच्च न्यायालय कौन से होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं जो राज्य के अंदर होते हैं। और उच्चतम न्यायालय कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। उनके जितने भी जज हैं, वो जितने भी जज रिटायर हो चुके हैं ना, रिटायर होने के बाद में अगर कोई ऐसा मामला आ जाए देश के अंदर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, कोई भी ऐसा मामला आ सकता है जिसके द्वारा या जिस मामले के ऊपर जो रिटायर जज हैं उनकी दोबारा उपस्थिति आवश्यक हो। ठीक है, उनको दोबारा लाया जाए, अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद, रिटायर होने के बावजूद भी उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। कैसे बुलाया जा सकता है ये देख लेना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक, न्यायिक का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। नियुक्ति आयोग यानी जो जजों की नियुक्ति करते हैं ना, उस आयोग की बात कर रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय, वो आगे मैंने आपको बता दिया, जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या फेडरल न्यायालय, किसी भी न्यायालय के अंदर अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुका हो, उसको दोबारा अगर उसकी आवश्यकता है तो उसको दोबारा क्या किया जा सकता है? न्यायपालिका के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर बुलाया जा सकता है। इसको बुलाने के लिए आवश्यकता किसकी होगी? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। ये बात याद रख लेना। किसी भी जज को अगर दोबारा किसी भी मामले के अंदर बुलाया जाता है तो आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। 2 नंबर बात, बुलाएगा कौन? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा बुलाया जाएगा। ये दो बातें याद कर लेना, एक तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और दूसरा बुलाएगा किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। मैंने आपको क्या बात बताई थी ये देख लेना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने, यानी जो जज रिटायर हो गया उसको दोबारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या पूर्व अनुमति से बुला लिया। बुलाने के बाद में वह जज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। कौन कार्य करने का अनुरोध करेगा? राष्ट्रपति उस जज से अनुरोध करेगा कार्य करने के लिए। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने या कार्य करने के दौरान ऐसे वेतन भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अभी मेरी बात सुन लेना। जो व्यक्ति रिटायर हो चुका, रिटायर होने के बाद में उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया और दोबारा उसको न्यायाधीश का जो पदभार है उसको ग्रहण करवाया गया। अभी ग्रहण करने के बाद में क्या होगा?
पर वैसे तो इनकी सैलरी संविधान के द्वारा दी जाती है अभी 2,80,000 रुपए। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सैलरी 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों की कितनी होती है 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपए। लेकिन जो न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में इसके अंदर आएंगे, न्यायालय के अंदर आएंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको राष्ट्रपति उनका वेतन और भत्ते क्या करेंगे निर्धारित करेंगे। वह राष्ट्रपति द्वारा ऐसे वेतन भत्तों को पाने के हकदार होंगे। ठीक है, उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियों और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्य था उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। देखो, किसी भी जज को आप दोबारा लेके आए तो उसके पास उतने विशेषाधिकार होंगे जितने की एक सामान्य जज या जो जज प्रेजेंट रूप के अंदर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, जो नया जज आप लेके आओगे राष्ट्रपति की सहमति से, उसके पास सारे की सारी अधिकारिता होगी, सारी की सारी शक्तियां होगी और सारे के सारे विशेषाधिकार होंगे, किंतु उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। वो एक टेम्परेरी न्यायाधीश होगा, ये बात याद रख लेना, उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वक व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। इस बात का क्या मतलब होता है, यानी जब तक आपको राष्ट्रपति किसी भी मामले की जांच करने के लिए नहीं बोलता, तब तक आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 128 आपको समझ में आ गया होगा। 128 के अंदर जो जज रिटायर हो गए हैं उनको दोबारा ज्वाइनिंग करवा के दोबारा उनका पदभार संभाल दिया जाता है और उनके वेतन और भत्ते कौन देता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और राष्ट्रपति निर्धारित करने के बाद में उनको सारी की सारी शक्तियां दे दी जाती है जितनी भी एक जज के पास पावर होती है, लेकिन उसको उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेरी न्यायाधीश होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 129 की। 129 के अंदर के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति भी दी गई है। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है, अभिलेख न्यायालय का यह मतलब होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया, ठीक है, किस किस तारीख को जो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है उस फैसले का बाई रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, हर एक दिन का रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट का और उस रिकॉर्ड को जहां पे रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपनी किसी भी मामले की जांच करना चाहे तो वो अभिलेख न्यायालय से उस मामले की जांच करने को बोल सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अभिलेख न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर, उच्चतम न्यायालय का अपना एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले सारे के सारे बाई रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी भी आवश्यकता पड़ती है अपने पुराने मामलों की जांच करने की, तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की जांच कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि अभिलेख न्यायालय के अंदर उसके हर एक केस का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 130 के तहत संविधान दिल्ली को, अनुच्छेद 130 के अनुसार संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। संविधान, भारत का संविधान किसको करता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित दिल्ली को करता है, क्योंकि भारत का जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर ही है ना। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों का सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति से अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। ठीक है, इस बात को बस इतना याद रख लेना। 130 के अंदर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, बस और कोई लेना देना नहीं है आपको। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बोलेगा भी, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर बताया गया, तो आपको 130 का नाम लेना है। इसके बाद में बात करते हैं 131, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार होता है। इसके साथ ही अगर राज्य से राज्य का कोई विवाद हो तो उस स्थिति में यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का विशेष अधिकार देता है। इस बात का क्या मतलब होता है, अभी इस बात का मतलब समझ लेना। जो 131 अनुच्छेद है ना, अगर देख लेना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारा राजस्थान
और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी आनाकानी हो जाए, तो उस आनाकानी मामले की सुनवाई कहाँ पे हो जाएगी? उस आनाकानी मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों होगी? अभी कुछ लोग जैसे कहेंगे हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर थोड़ी ना होगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ही होता है ना। तो हाई कोर्ट होगा वो केंद्र सरकार से तो बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ये देख लेना, राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है। अगर किसी भी राज्य से केंद्र सरकार का कोई भी विवाद चल रहा हो तो उस विवाद के ऊपर केंद्र सरकार, उस विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। 2 नंबर, इसके साथ ही अगर राज्य से राज्य का कोई विवाद हो, जैसे राज्य से राज्य का कोई विवाद हो, तो भी वो मामला कहां पे जाएगा? वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। इस बात का याद रख लेना, ध्यान रख लेना। अगर केंद्र और राज्यों का विवाद हो, राज्य प्लस राज्य का विवाद हो, या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो उन सब चीजों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है। अभी ऐसा नहीं है भी राज्य और राज्य आपस के अंदर लड़ रहे हैं, तो जैसे राजस्थान ने तो लगा दिया अपनी हाई कोर्ट के अंदर, और उधर से पंजाब ने लगा दिया अपने चंडीगढ़ जो उसका हाई कोर्ट है उसके अंदर। ऐसा तो फिर कभी फैसला नहीं आएगा। वो अपने पक्ष में सुनाएंगे, वो अपने पक्ष में सुनाएंगे। इसलिए जब राज्य प्लस राज्य का विवाद होता है तो हमेशा फैसले कौन सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 132 की। 132 के अंदर क्या दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, से संबंध रखता है। होता यह है कि अगर किसी को अधीनस्थ न्यायालय का फैसला उचित नहीं लगता तो उच्च न्यायालय में अपील कर देता है। अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी उचित नहीं लगता, उचित नहीं जान पड़ता, तो फिर इसे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ये बात कौन कहता है? ये बात 132 कहता है। अभी इस बात का क्या मतलब है? आपका कोई भी फैसला है, आपने क्या किया, आपके खिलाफ किसी ने कोई भी कार्रवाई की, आप गए सबसे पहले निचले न्यायालय यानी जिला न्यायालय के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर आपने केस लड़ा, जिला न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, आपको उस फैसले के ऊपर संतुष्टि नहीं है, ठीक है, आप बेगुनाह हो, आपको उस फैसले के अंदर जिला न्यायालय ने क्या थोड़ी बहुत सजा दे दी, आप उस जिला न्यायालय के फैसले से क्या नहीं हो? संतुष्ट नहीं हो, तो आपके पास ये हक है। अभी जिला न्यायालय से ऊपर आप कहां जा सकते हो? आप उच्च न्यायालय यानी जो अपने राज्य का न्यायालय होगा, आप वहां पे जाके अपील कर सकते हो। भी उच्च न्याय जो जिला न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था, मैं उस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मेरे फैसले की दोबारा जांच की जाए। ठीक है। फिर आपको उच्च न्यायालय क्या करेगी? उच्च न्यायालय में अपील कर देता है। अगर उच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया गया, अगर फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय के पास केस चला जाएगा, केस जाने के बाद में उच्च न्यायालय भी अपना फैसला सुनाएगी। उच्च न्यायालय का फैसला भी अगर आपको, उच्च न्यायालय के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहां जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो। भी मैंने सबसे पहले जिला न्यायालय के अंदर गया, वहां से संतुष्ट नहीं हूं, उच्च न्यायालय के अंदर गया, फिर वहां से संतुष्ट नहीं हूं, और लास्ट के अंदर आप हम आए हैं आपकी शरण में, यानी 132 के अकॉर्डिंग आप सीधा वहां पे जा सकते हो। और अगर देख लेना, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको हमेशा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सिर्फ और सिर्फ अगर फांसी की सजा होगी तो आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। अगर फांसी की सजा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कोई सजा दे दी, तो आपको देनी पड़ेगी सजा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 133। 133 के अनुसार दीवानी मामले, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दीवानी मामले होते क्या है। दीवानी मामले ये होते हैं, जैसे आपका कोई भी मकान का किराया, सॉरी, मकान का रेंट नहीं कोई दे रहा, ठीक है, आपका भूमि विवाद है, आपका किसी से पैसों से लेन देन है, इन सब मामलों को क्या कहा जाता है? आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपके मकान के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, इन सभी मामलों को क्या कहा जाता है? इन सभी मामलों को दीवानी मामले कहा जाता है। ठीक है। यानी जो सिविल के अंदर होते हैं वो सभी मामले क्या होते हैं? पैसों का लेन देन हो गया, जमीन का लेन देन हो गया, मकान का लेन देन हो गया, ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर गए, आपका इलाज ढंग से नहीं हुआ, आप वहां से संतुष्ट नहीं है, वो मामला हो गया। ऐसे सब मामले किसके अंदर चले जाएंगे? दीवानी मामले। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है? दीवानी मामलों का पता चल गया ना क्या होता है। दीवानी मामलों में अगर उच्च न्यायालय ने कोई भी आपको अपील या कोई भी आपको फैसला सुनाया है, तो आप उस फैसले के विरुद्ध जाके सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। सबसे बड़ी बात,
दीवानी मामला पता चल गया, आपके पैसों का लेन देन, जमीनी विवाद या दहेज मांगना या ऐसे सब मामले किसके अंदर चले जाते हैं, दीवानी मामले के अंदर चले जाते हैं। और दीवानी मामलों का अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया और आप उच्च न्यायालय के उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहां पे जा सकते हो, आप सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हो। जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के लिए सार्व सरगर्भित कानून प्रश्न से है, यानी वो क्या होता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे भी उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व से नहीं है, तो आप जा सकते हो। अगर सार्वजनिक महत्व से हुआ तब आप नहीं जा सकते। ठीक है, दीवानी मामलों का पता होना चाहिए आपको, दीवानी मामले और एक होते हैं दूसरे फौजदारी मामले। फौजदारी मामले कौन से होते हैं, फौजदारी मामलों के अंदर आपको सजा दी जाती है, जैसे चोरी हो गया या किसी की हत्या होगी, ऐसे मामले किसके अंदर चले जाते हैं, ऐसे मामले फौजदारी मामलों के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में 134 संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। ये इस बात का क्या मतलब होता है, यानी संसद विधि कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारत के राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र होगा ना, भारत के राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय की दंडी कार्रवाई, उच्च न्यायालय ने अगर किसी को दंडी कार्रवाई दे दी, दंडी कार्रवाई में किए गए किसी भी निर्णय, यानी उच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय दंडी कार्रवाई में किया गया, अंतिम आदेश, उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश, दंडादेश की अपील, यानी उच्च न्यायालय ने किसी को दंडादेश की कर दिया, तो ऐसी शर्तों के अंदर परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, अपनी कार्य क्षेत्र के अधीन रहते हुए ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने या सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। यानी अगर उच्च न्यायालय ने इन सब बातों के ऊपर फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा बाहर जाके भी इस फैसलों की जांच कर सकता है। ये बात कौन कहता है, 134 नंबर। इसके बाद में बात करते हैं 135 की। कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्च न्यायालय संसद विधि द्वारा क्या बोलता है ये, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू होते हैं अधिकारिता और शक्तियां होगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता क्षेत्र होता है। यानी 133 के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 133 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है अपील। अगर आपका मामला सार्वजनिक महत्व के लिए हुआ तो आप जा सकते हो, अगर सार्वजनिक महत्व के लिए नहीं हुआ तो आप नहीं जा सकते, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके राज्य क्षेत्र यानी उच्च न्यायालय होते हैं उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अगर कोई फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है भी आप उस अधिकार क्षेत्र से अधिकार राज्य के अधिकार क्षेत्र की क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। यही बात 135 के अंदर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में 136 की बात करते हैं। 36 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी खुद की शक्तियां होती है ना, देश का सबसे बड़ा न्यायालय तो विवेकाधिकार तो होगा ही, विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र किसी न्यायालय या अधिग्रहण द्वारा किसी वाद विवाद मामले में पारित किए गए निर्देश या निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। इस बात का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम उच्च हाई कोर्ट या जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को क्या कहेगा, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को डालिए, हम आपके मामले की जांच करेंगे। ये बात कौन कहता है, अनुच्छेद 136 के तहत यह बात बोली गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 137 के अंदर क्या बोला गया है, संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की जांच करने या समीक्षा करने की क्या है,
सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति होती है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर संसद कोई भी कानून बनाती है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है भी उस कानून की जांच करे। कानून की जांच कैसे होती है भी, जो भी कानून बनाया है वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न करे या संविधान के अकॉर्डिंग उस कानून की जांच की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद का दायरा यह है कि न्यायालय के पास पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है और न ही अप्रासंगिक महत्व की छोटी गलतियों की। ठीक है। संसद के निर्णयों को कौन सुधार सकती है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुधार सकती है। ये बात 137 कहता है। सुप्रीम कोर्ट संसद के न्यायालयों की क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। अनुच्छेद 138 के अंदर देखते हैं। 138 के तहत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, संघ सूची के विषय मैंने आपको जब 7वीं अनुसूची करवाई थी तब आपको बताया था ना, उसके अंदर शक्तियों का क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, 3 प्रकार की सूचियां पढ़ाई थी। ठीक है। तो सूची के विषयों में संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। संसद कानून द्वारा जो शक्तियां प्रदान करेगी संघ सूची के अंदर, उसको कहने का अर्थ यह है कि संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार दे सकता है। यानी संसद अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को चाहे तो बढ़ा भी सकता है, और अगर संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटाना चाहे तो संसद क्या कर सकता है? संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटा भी सकता है। 138 के 1 नंबर पार्ट के अंदर यह बात बोली गई है। 139, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों में भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट है, उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान करता है। यानी अपने द्वारा सुनाए गए मामले की दोबारा जांच करने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को है। कैसे कर सकता है? मैंने आपको करवाया था, जब अभिलेख न्यायालय होता है ना, संसद सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी मामले की जांच कभी भी की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो सारे के सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के अंदर क्या रखे जाते हैं? बाई रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उनमें से निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसके बाद में करते हैं 140। 140 के तहत क्या बोला गया है? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करता है। कौन करता है? संसद करता है शक्तियां प्रदान। किसको करता है? उच्चतम न्यायालय को। यानी सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां कौन देता है? संसद। ठीक है। करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में किसी से असंगत न हो। यानी संसद भी उसी मामलों के अंदर शक्तियां देती है जो संविधान के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है। और उस न्यायालयों को इस संविधान द्वारा इसे या इसके अधीन पदरत अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप में प्रयोग करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती हो। यानी संसद जो भी सुप्रीम कोर्ट को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां देगी, वो सारी की सारी शक्तियां संविधान के दायरे के अंदर या संविधान को देखते हुए ही संसद सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां देगी। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। मैंने आपको भाग नंबर 5 के अंदर 128 से लेके 140 तक आज अनुच्छेद करवाए हैं। कल हम पढ़ेंगे 141 के आगे के अनुच्छेद। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।